गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है एक बार फिर आपका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैयद नंगली की भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 12 के भूगोल में पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर कवर किया था मानव विकास के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे मानव बस्तियों के बारे में। अगला चैप्टर है मानव बस्तियाँ। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आवास के बारे में। चैप्टर है हमारा मानव बस्तियाँ, तो उससे संबंधित हमारा सबसे पहला टॉपिक है आवास। आवास क्या होता है? तो आप जानते हैं इस धरातल पर प्रत्येक प्राणी कहीं न कहीं अपना जीवन यापन करता है और किसी न किसी स्थान पर रहते हुए सोता है, खाता है और अपने जीवन के जो दिन हैं, जीवन का जो समय है उसको पूरा करता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो जिस स्थान पर कोई जीवधारी, अगर हम बात करें मानव की, यानी किसी स्थान पर अगर मानव या कोई जीवधारी अपना जीवन यापन करता है, रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आवास वास्तव में आप जानते हैं आवास को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो स्थान हमारा आवास क्यों बन जाता है? क्योंकि आवास हमें विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन है, जैसे हम बात करते हैं वर्षा या अधिक तापमान की बात कर लेते हैं या अधिक सर्दी की बात करते हैं, इन सबसे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही हमारे जीवन को आनंद में बना देता है। तो आवास की हमने बात की। आवास क्या है भाई? तो हम डिफाइन करें तो आवास वह स्थान है जहां मानव रहकर मानव अपने जीवन के क्रियाकलाप पूरे करता है। ठीक है, वो स्थान हमारा आवास बन जाता है। क्योंकि अभी बात की थी आवास मनुष्य को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है, जलवायु परिवर्तनीय घटनाओं से या जंगली जंतुओं से, आसपास के जंगली खतरनाक जानवर हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, या विभिन्न प्रकार के जो हमारे वर्तमान समय में अगर बात करें मनुष्य के पास जो विभिन्न संचय करने वाली वस्तु होती है, एकत्र करने वाली वस्तु होती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। तो आवास से मिलकर के हमारा बनता है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ क्या होता है? वास्तव में अगर हम बात करें जो मनुष्य है उसका जो आवास स्थान है, और साधारण शब्दों में हम बात करें तो आवास मनुष्य आवास के रूप में क्या इस्तेमाल करता है? मकानों को इस्तेमाल करता है, घरों को इस्तेमाल करता है, घरों को प्रयोग में लाता है, यानी मकानों को प्रयोग में लाता है। अब जानते हैं कि अगर आप बात करें कि ये मकान क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, तो आपने बेसिकली देखा होगा, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलकर के एक जो ढांचा तैयार होता है जिसमें हम रह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। और आवासों के ही संगठित रूप को हम क्या कहते हैं? मानव बस्तियाँ कहते हैं। कई सारे आवास अगर एक साथ एकत्र बन जाएं, जैसे हम बात करें ये भी एक आवास, ये भी एक आवास दूसरे मानव का, ये एक दूसरे मानव का आवास, ये एक दूसरे मानव का आवास, ये एक दूसरे मानव का आवास। तो इस प्रकार से समूह जो बना ये कहलाएगा हमारा मानव बस्तियाँ। ये मानव बस्तियाँ कहलाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में। तो यहाँ अगर बात करें तो आवास की बात भी क्लियर हो जाती है और मानव बस्तियों की बात भी क्लियर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि मानव बस्तियाँ जो हमारे इस पृथ्वी पर है, मनुष्य आप जानते हैं मनुष्य दो स्थानों पर मुख्यतः रहता है, यानी दो विभिन्न भौगोलिक दशाओं और विभिन्न सामाजिक संस्कृति या सामाजिक दशाओं वाले स्थानों के आधार पर हम बात करें तो मानव बस्तियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं। मानव बस्तियाँ क्या होती हैं आप समझ गए, यानी आवास स्थानों का या घरों का, आवास स्थानों का या घरों का संगठित रूप मानव बस्तियाँ कहलाता है। क्योंकि मानव के आवासों की बात की जा रही है इसलिए वो मानव बस्तियाँ कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मानव बस्तियों के प्रकार की। तो मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं भाई? मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। लेकिन मैंने बात की थी दो विभिन्न भौगोलिक दशाओं या दो सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं या सुख सुविधाओं के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि जो मानव बस्तियां हैं, रहने के जो स्थान है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
एक होता है ग्रामीण बस्तियां, दूसरा होता है नगरीय या शहरी बस्तियां। अब यहाँ देखिएगा आप दोनों की जो सामाजिक व सांस्कृतिक दशाएं हैं, उनकी भौगोलिक जो बनावट है, भौगोलिक स्थान है, वो भी परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण बस्ती की। ग्रामीण बस्ती क्या होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, इतना देख लीजिए, दो प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण बस्ती के बारे में। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण बस्तियां क्या होती है? ग्रामीण बस्तियां यानी जो बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जिनमें निवास करने वाले लोग, जिनमें निवास करने वाले मनुष्य, जिनमें निवास करने वाला मानव अपने विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप के लिए या जीवनचर्या के लिए उसी क्षेत्र के विभिन्न भौतिक तत्वों के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। कुछ यूँ कहिएगा, उन्हीं भौतिक तत्वों पर वो डिपेंड रहता है। या जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर ग्रामीण बस्तियों की स्पेशली बात करें तो वहाँ पर क्या होती है, भूमि होती है, और भूमि को वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है, वहाँ से कृषि करता है। ठीक है, कृषि करने के बाद कृषि संबंधी वो कार्य करता है, और कृषि के साथ साथ वो क्या करता है, स्पेशली प्रमुखता से बात करें तो पशुपालन करता है। अगर आप हाईलाइट करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण बस्तियों में, गांव के क्षेत्रों में प्रमुखता से जो कार्य किए जाते हैं, जो वहाँ की भौतिक तत्व है, भूमि के रूप में बात कर रहे हैं, भौतिक संसाधन है, उनका इस्तेमाल करके वो अपने जीवन यापन करता है। और उनका प्रमुखता से जो कार्य होता है वो कृषि तथा पशुपालन होता है। या कुछ यूँ कहिएगा, ग्रामीण बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ होती हैं जिनमें निवास करने वाला मनुष्य प्रमुखता से अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए, अपनी जीवनचर्या के लिए कृषि, पशुपालन तथा इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होता है। उसको क्या कहते हैं, हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण बस्तियों की प्रमुखता से ये विशेषता होती है। ठीक है, यानी कृषि की प्रधानता है, पशुपालन भी है, भूमि का वो उपयोग करता है, और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के वो कार्य है वहाँ पर करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थ्योरी थोड़ा कम लिखता हूँ, लेकिन आप इसको एक बार समझ लिया करें। थ्योरी में कम लिखूंगा, लेकिन जो मेरा मतलब होता है, मेरा मकसद रहता है हमेशा कंसेप्ट को क्लियर करें। अभी क्या हुई हमारे लिए, ग्रामीण बस्ती है। ठीक है, इसी तरह हम बात कर रहे थे शहरी या नगरीय बस्तियों की। सामान्य शब्दों में आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बात की थी यहाँ के जो लोग हैं, यानी इन ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले जो लोग हैं या मनुष्य है, वो मुख्य से कैसे को डिपेंड करता है। तो उसी के अपोजिट यहाँ बात कर रहे हैं शहरी नगरीय बस्तियाँ, यानी ऐसी बस्तियाँ जिनमें निवास करने वाले मनुष्य है, निवास करने वाला मानव अपने विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों या जीवन यापन के लिए कृषि या पशुपालन के अतिरिक्त अन्य प्रकार की क्रियाकलापों में लगा होता है। जैसे विनिर्माण की बात कर सकते हैं, या बैंकिंग सेवाओं की बात कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो अन्य सेवाएं हैं उनके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करता है। या ये भी बात कर सकते हैं, प्रमुखता से व्यवसाय में लगा होता है। यानी शहरी या नगरीय बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ होती हैं जिनमें निवास करने वाला मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए व्यवसाय, बैंकिंग सुविधाएं या अन्य सुविधाएं तथा विनिर्माण कार्यों में लगे होते हैं, संलग्न होते हैं। अब थोड़ा सा एक अंतर और बात करेंगे इन दोनों के बारे में। ग्रामीण बस्तियों में जो लोग होते हैं, वहाँ पर जो समाज होता है वो संगठित समाज होता है, क्योंकि वहाँ की जो गतिशीलता है वो स्लो होती है, धीमी होती है। और यहाँ पर रहने वाले लोग संगठित होते हैं, क्योंकि उनमें आपस में एक प्रकार के अच्छे संबंध होते हैं। उसी के अपोजिट में बात करें, जो हमारी शहरी या नगरीय बस्तियाँ होती हैं, इनमें निवास करने वाले जो मानव होते हैं, उनका जो सामाजिक एकीकरण है वो बहुत ही कमजोर होता है। उनका सामाजिक जो रूप है वो असंगठित होता है। यानी वहाँ पर लोग, रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से बात कम करते हैं, या उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध नहीं होते, वो केवल अपने आप से मतलब रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो सामाजिक संगठन है वो ग्रामीण बस्तियों के मुकाबले निम्न स्तर का होता है।
दूसरी ओर बात करें, जो हमारी शहरी जो बस्तियां होती हैं वो आर्थिक नोड पर होती हैं, अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप की ओर आगे बढ़ रही होती हैं, या कुछ यूँ कहिए जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके नगर के साथ साथ आसपास के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की भी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जबकि इसके बदले वो कच्चा माल ग्राम से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे, और इसके साथ साथ बात कर सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां होती हैं वो दोनों एक दूसरे से परिवहन के साधनों के माध्यम से या संचार के साधनों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो ये हमने बात की थी ग्रामीण और नगरीय या शहरीय जो बस्तियां हैं उनके बारे में, उनकी एक या दो विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करेंगे, आगे हमारा टॉपिक आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में, यानी ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार की होती है। बस्तियों के प्रकार, आप साधारणतः आपने बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनकी प्रमुखता जीवन यापन करने के लिए क्रियाकलाप होते हैं, कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण जो बस्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, किस आधार पर? इनका जो आधार होता है उनके जो आवास होते हैं, आवासों के बीच में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर। प्रमुख ऐसे जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं वो जो आवास हम बना रहे हैं उन आवासों के बीच पाए जाने वाले स्थान गैपिंग के आधार पर हम यहाँ ग्रामीण बस्तियों के बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी आती है गुंचित या संकलित या अपकेंद्रित बस्तियां। क्योंकि हम जानते हैं बस्तियां आवासों का एक संगठित रूप है, यानी कुछ आवास आसपास अगर बना दिए जाए पूरे उस प्रारूप को हम बस्ती कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की। तो प्रकार में हमने बात की थी कि आधार क्या है यहाँ पर, आवास यानी मकान, कह लीजिए आवास यानी मकान के बीच पाए जाने वाले स्थान यानी गैप के आधार, यानी जो कि बीच में स्पेस होता है, स्पेस कहते हैं, गैप कहते हैं, उसके आधार। सबसे पहले हमने बात की गुंचित या संकलित या अपकेंद्रित बस्तियां। तो ये उस बस्ती का एक ऐसा प्रारूप होता है, यानी एक छोटे संगठित मकानों का, संगठित आवासों का ऐसा प्रारूप होता है जिसमें जो बस्तियां होती हैं वो एक ही केंद्र में होती हैं, संगठित होती हैं, यानी इनके जो आवास हैं उनके बीच में बहुत ही कम गैपिंग होती है, यानी इसमें इस प्रकार की बस्ती में जो पाए जाने वाले आवास हैं वो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। कुछ इस तरह से इस प्रकार से बना लीजिए, यानी इनकी दीवारें हैं, पर्सनली बात करें तो आपस में ज़्यादा मिली होती है। ठीक है, इस प्रकार से जिनकी दीवारें हैं आपस में मिली होती हैं, जिनमें जो एक केंद्र होता है, स्पेशली उसकी हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं उसके विभिन्न प्रकार के प्रारूप देखने को मिलते हैं, जैसे बात कर सकते हैं। और ये सभी में जो दीवारें हैं मकानों की उसको स्पेस है बहुत ही कम होता है, रेखिक, और ये रेखिक प्रकार का हो जाता है, या आयताकार की हम बात कर लेते हैं, आयताकार। ठीक है, ये हमारे जो है गुंचित संकलित अपकेंद्रित बस्तियों के उदाहरण हैं। अब ये इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक की। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, इनमें जो आवास होंगे उनके बीच में जो है स्थान ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म है, लेकिन अब उसी रूप को हमने रेखा के रूप में बात करनी है, यानी एक सड़क के किनारे
किनारे बसे हुए, एक रैखिक सड़क के किनारे बसे हुए दो बसे हुए बस्तियों को हम क्या कहते हैं? रैखिक बस्ती कहते हैं। रैखिक बस्ती के लोग कहते हैं वंचित बस्तियों का, क्योंकि इसमें जो आवास बने हैं हालांकि एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन उनका जो केंद्रीय रूप दिखाई देता है एक रेखाकार रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक गांव में जब सड़क जाती है, सड़क के अंदर जो हमारे मकान बना दिए जाते हैं उन लोग एक दूसरे मिले होते हैं, तो वो हमारे वंचित प्रकार की बस्तियों का एक रैखिक प्रतिरूप होता है, रैखिक बस्तियों का प्रतिरूप होता है। दूसरी हमने बात की थी आयताकार। आयताकार में होता क्या है, जो हमारे बस्तियों का प्रारूप है वो आपका आयत के रूप में दिखाई देता है हमें इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, सड़कें एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बीच में केंद्र पर काटती है। जैसे हमारे इधर सड़कें बन जाएंगी, ऐसे आवास इधर आवास बन जाएंगे, इधर आवास बन जाएंगे, और इधर आवास बनेंगे, इधर आवास बनेंगे, इधर आवास बनेंगे। इस प्रकार से हमारे बनने का होता है एक आयत का रूप ले लेते हैं। एक तरह से आयत के रूप में पाई जाने वाली वस्तु को आयताकार कहते हैं। अब हम बात कर सकते हैं जो हमारी वंचित या संग्रहित बस्तियां होती हैं, इसमें जो मनुष्य है इसका निर्माण इसलिए करते हैं, इनका जो एक कहना चाहिए इनका बसाव इस कारण से होता है कि समाज के लोग जंगली जानवरों से सुरक्षा की भावना समझते हैं या सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो एक स्थान पर संगठित रूप में रहते हैं। और दूसरा विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वे संगठित रूप में रहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं एक प्रकार की अगर बस्तियां है तो आप देख सकते हैं कि आपस में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इस माध्यम से वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा प्रकार हमारा ग्रामीण बस्तियों का। एक प्रकार हमारा ये हुआ दूसरा है हमारा अर्धगुंचित। नंबर 2 हमारा आता है अर्धगुंचित बस्तियां या अपखंडित भी कहते हैं, अपखंडित या अपखंडित मानव बस्तियां या अपखंडित ग्रामीण बस्तियां। अपखंडित जो बस्तियां हैं या अर्धगुंचित बस्तियां हैं, ये हमारे जो हमने बात की थी अभी गुंचित बस्तियों का ही एक थोड़ा सा विरल रूप है। विरल रूप मतलब हालांकि इनमें मकानों का बसाव होता है, लेकिन जो आवास हैं वो एक गांव के बाद एक बस्ती के बाद कुछ दूरी पर जाकर के आवास बने होते हैं, और जो पूरा प्रारूप है वो एक ही माना जाता है, एक ही वो गांव माना जाता है। ये एक ही गांव माना जाएगा, हालांकि बीच में गैपिंग है ये, लेकिन इसको एक ही गांव मानेंगे। इस प्रकार की जो बस्तियों की बसावट हमें देखने को मिलेगी उसे हम अर्धगुंचित या अपखंडित बस्ती कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खंड हमें देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ बस्तियों जो आवास बने होंगे उनमें हमें खंड दिखाई देंगे, 2 खंडों में या 3 खंडों में विभाजित हो सकती है। इसका जो स्थायित्व है, इसकी जो बसावट है वो कभी कभी स्वेच्छा पर, किसी व्यक्ति की स्वेच्छा पर, या बात कर सकते हैं किसी न किसी अन्य कारण से, बलपूर्वक निकाले जाने के कारण से ये इसका रूप देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे एक गांव है, गांव के थोड़ा बहुत बाहर जाने के बाद आप देखते हैं कि 2-4 घर या 2-4 परिवार अपना आवास बना करके रह रहे हैं, जबकि वो एक गांव ही माना जाता है। तो उस प्रकार की जो हमारी बस्तियां होती हैं उसे हम अपखंडित बस्तियां कहते हैं। नंबर 3 हमारा आता है अगला अगर हम बात करें कि पाए जाने के स्थान पर, तो हमने जो बात की थी वो गुंचित जो प्रकार की बस्तियां थी वो हमारे स्पेशली हमारा जो बात करते हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान है या जो हमारे जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है वहाँ पर हमारी गुंचित बस्तियां पाई जाती हैं। अगर हमने बात की थी अभी अर्धगुंचित की, तो हमारे राजस्थान के स्पेशली प्रमुख क्षेत्र में पाई जाती हैं। और नंबर 3 हम बात कर रहे हैं पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां वास्तव में इस प्रकार की बस्तियां होती हैं, इस प्रकार का प्रारूप होती हैं, इस प्रकार का रूप देखने को मिलती है, देखने को मिलता है। एक ही गांव होने के बाद, यानी वो गांव है विभिन्न
कारणों से छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है और उनके नामकरण भी अलग से हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गांव रहा था, ठीक है। अब इस गांव में किसी न किसी तनाव की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, इस गांव के लोग कुछ यहाँ रहने लगे, यानी जो हमारी पल्ली बस्तियाँ होती हैं वो एक गांव के विभिन्न प्रकार के विखंडित इकाइयाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के भाग हो जाते हैं जो इकाइयों के रूप में विकसित हो जाते हैं। एक से अधिक यानी अनेक इकाइयों में विकसित होते हैं इस प्रकार, और इनको अलग अलग नाम दिया होता है और ये माने वास्तव में एक जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पल्ली बस्तियाँ कहते हैं। आपने उदाहरण सुना होगा, जैसे हम बात करते हैं कभी कभी आपने सुना होगा मांझरों की बात आपने सुनी है, नंगला की बात आपने सुनी है, या फिर मंडहियों वगैरह की बात आपने सुनी है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी इकाइयाँ बढ़ जाती हैं बड़े गाँव की बिना किसी न किसी कारण की वजह से, ये हमारे की बात करती है जो हमारा है इस प्रकार कहलाता है हमारा पल्ली बस्तियाँ। नंगला, मांझरा, सराय या अन्य और नाम दिए होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें पन्ना, पाली या अन्य और भी नाम हो सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं ढाणी, ये स्थानीय नाम होते हैं जो गांव के स्थानीय लोगों द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रूप को हम क्या कहते हैं, पल्ली बस्ती का प्रयोग कहते हैं। अब इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो स्पेशली गंगा है उसके निचले मैदानी भाग में स्पेशली मुख्यतः देखने को मिलती है। गंगा के निचले भागों में यह बात कर लीजिए, हम बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़ और हिमालय के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ और हिमालय जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल की बात कर लीजिए, वहाँ पर स्पेशली इस प्रकार की बस्तियाँ देखने को मिलती है। ये किसी न किसी भौतिक कारण की वजह से भी अलग होती है, भौतिक कारण की वजह से भी अलग होती है, ठीक है। आगे ये नंबर 3 था हमारा। अब नंबर 4 हमारा आता है नंबर 4 एकाकी या परिरक्षित एकांकी या परिशिष्ट बस्तियां। अब क्या होता है, इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं उनका जो रूप देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है गांव से बाहर जाकर के, जो गांव है विभिन्न इकाइयों में बटा होता है और बहुत बहुत दूर होता है। उस प्रकार की जो बस्तियां हमारे एकांकी बस्तियां कहलाती हैं, या गांव से बाहर जाकर के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में कृषि फार्मों पर जो जाकर के बस्तियां पास जाती हैं और उन्हें क्या कहते हैं, हम एकांकी बस्तियां कहते हैं, ठीक है। एकांकी बस्तियां यानी गांव से सुदूर क्षेत्र में एक दो परिवार रहते हैं, ये हमारा एकांकी गांव है। पर्वतीय क्षेत्र में सॉरी एकांकी जो परिशिष्ट बस्तियां हैं इस प्रकार की होती हैं। इससे प्रमुखता देखते हैं आप गांव से बाहर जाकर के जंगलों में एक प्रकार की झोपड़ी बना लेना या अपनी छोटी सी कुटिया बना करके रहना, ये एकांकी परिशिष्ट बस्तियों का हमारा उदाहरण होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं बस्तियों के जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनके 4 प्रकारों के बारे में हल्का सा हाईलाइट कर लिया है। अगली वीडियो में हम नगरीय बस्तियों के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, और आपको पॉइंट समझ नहीं आता है तो कमेंट्स जरूर क्या करें जो नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।